हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के आल शिफ्ट में पूछा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके जीएस व करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस और करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में जीके जीएस व करंट अफेयर्स का अच्छा खासा वेटेज है। 50 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, महिला प्रीमियर लीग 2024 यानी कि WPL 2024 का खिताब किस टीम ने जीता। करंट का मोस्ट वन क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स जगत से दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, महिला प्रीमियर लीग 2024 यानी कि WPL 2024 का खिताब किस टीम ने जीता। करेक्ट आंसर होगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग एक साथ कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला पॉइंट है हमारा, महिला प्रीमियर लीग 2024 यानी कि WPL 2024 का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीत लिया है। आयोजन इसका दोस्तों नई दिल्ली में किया गया। विजेता की बात की जाए तो बात हो चुकी है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर रहा, जिस टीम की कप्तान स्मृति मंधाना थी। उपविजेता की बात की जाए तो दिल्ली कैपिटल्स रहा, इस टीम के कप्तान मेग लैनिंग थी। संस्करण दोस्तों ये दूसरा था और इसमें टोटल 5 टीमों ने हिस्सा लिया था। अब थोड़ा सा नोट देखेंगे ताकि ये टॉपिक आप लोगों का यानी क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ध्यान देंगे दोस्तों, महिला प्रीमियर लीग के पहले संस्करण की विजेता टीम की बात की जाए तो मुंबई इंडियंस है, और पहले संस्करण की विजेता टीम की बात की जाए तो दिल्ली कैपिटल्स है। ये दोनों पॉइंट भी आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। चलते हैं आगे हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा मुंबई ने। किसने? मुंबई ने। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, विजेता की बात हो चुकी है मुंबई क्रिकेट टीम, ये 42वां खिताब है दोस्तों। उपविजेता की बात की जाए तो विदर्भ रहा, मुंबई टीम के कप्तान इसमें अजिंक्य रहाणे थे, और विदर्भ टीम के कप्तान की बात की जाए तो अजय वाडेकर थे। सारी चीज़ें आप लोग पूरी तरह से दोस्तों प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है हमारा, मियामी ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा डेनियल कोलिंस ने। एक एक क्वेश्चन सुपर लगाया गया है दोस्तों, पूरी तरह से आप लोग रिवाइज जरूर करेंगे। सब कुछ आपके पीडीएफ में भी पूरी तरह से मेंशन कर दिया गया है। 100% सक्सेसफुल पीडीएफ हमारे द्वारा दोस्तों इस एग्जाम्स के लिए रेडी कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा हरेंद्र सिंह को। नेक्स्ट है, T20 मैच में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा विराट कोहली। व पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक कौन बने हैं, तो शरत कमल। कौन? शरत कमल। पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 का आयोजन कहाँ होगा, तो बीजिंग चीन में किया जाएगा। एग्जैक्ट लोकेशन भी दोस्तों हमारे द्वारा डाल दिया जाता है, ताकि अगर ऑप्शन में यही आए तो आपके क्वेश्चन ना मिस हो और ना ही आप लोगों को तुक्का लगाना पड़ेगा। इसलिए मैं दोस्तों रिवीजन व पीडीएफ के बारे में बार बार बोलता रहता हूँ। अगला पॉइंट हमारा इसी के साथ देखिएगा, दोनों आगामी खेल प्रतियोगिता से क्वेश्चन रखे गए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ होगा, तो टोक्यो जापान में। आगे बढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो जनिक सिनर ने जीता, जो कि इटली से आते हैं। व यूनाइटेड कप 2024 का खिताब किसने जीता, तो इस जर्मनी ने जीता है। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 15वें ICC अंडर-19 विश्व कप 2024 का एक दिवसीय खिताब किसने जीता, तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे, आयोजन इसका दक्षिण अफ्रीका में किया गया। विजेता इसमें ऑस्ट्रेलिया रही। उपविजेता की बात की जाए तो भारत रहा। ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान दोस्तों हुइस विवजेन थे, और भारतीय टीम के कप्तान उदय शहारन थे। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रखेंगे। वो सारे फैक्ट जहाँ जहाँ से जिस टॉपिक के आपके क्वेश्चन बनने हैं, उसमें जितने फैक्ट बन सकते हैं कि जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, पूरी तरह से दोस्तों अपडेट कर दिया जाता है। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन किया हुआ है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे,
क्या है दोस्तों, भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOC के CEO कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा रघुराम अय्यर। इसी के साथ देखें दोस्तों अध्यक्ष यानी भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? IOC CEO की बात हो चुकी है दोस्तों, रघुराम अय्यर हैं, और अध्यक्ष दोस्तों PT उषा है। दोनों क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। स्थापना कब हुई थी भारतीय ओलंपिक संघ की? तो 1927 में, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग PDF के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, 4 PDF यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले RPF कांस्टेबल व ASI एग्जाम 2024 के बारे में ही बात करेंगे, जिसका यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है, आपका पूरा GK यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा विविध का चैप्टर जो कि आपके एग्जाम में पूरी तरह से ट्रेंड में रहता है। इसके अलावा आपका GS यानी जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 PDF में कंप्लीट किया गया है, जिसकी पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहां पे आप जुड़कर PDF ले सकते हैं। पूरी तरह से अपडेटेड है दोस्तों। मैं कहना चाहूँगा PDF लेने के बाद में अगर आप प्रिंट आउट सारे PDF के बारे में बात करना चाहूँगा, जितने लोग दोस्तों PDF ले चुके हैं, ले रहे हैं, आप 100-200 दोस्तों खर्च करके इनका प्रिंट आउट ज़रूर निकलवाइए। अंडरलाइन लगा के आपको स्टडी करने का मौका मिल जाएगा। आप जानते हैं कि एक सीट पर कितने लोग फाइट करते हैं। सेकंड PDF के बारे में बात करें दोस्तों, तो बिहार SSC और बिहार पुलिस कांस्टेबल का लगा हुआ है, ये भी हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। नेक्स्ट PDF हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024, टोटल 40 PDF में दोस्तों इसके पाठ्यक्रम को पूरी तरह से कवर किया गया है, जिसमें आपका पूरा GK, आपका पूरा GS, पूरा विविध, पूरा करंट अफेयर्स, सामान्य हिंदी, यूपी स्पेशल में आपका स्टैटिक व करंट सब कुछ कवर कर दिया गया है। लास्ट PDF के बारे में बात की जाए तो SSC CPO एग्जाम 2024 का लगा हुआ है, ये भी हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। ये PDF दोस्तों आपके SSC के अलावा आपका जो SSC के द्वारा एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, आपका दोस्तों CGL हो गया, CHSL हो गया, MTS हो गया, फिर GD, सब के पाठ्यक्रम को पूरी तरह से कवर कर रहा है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों, देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा कैल्सीफेरॉल। क्वेश्चन जनरल साइंस के दोस्तों, बायो से आया हुआ विटामिन से। आप जानते हैं आपका ट्रेंडिंग एवरग्रीन टॉपिक है। यहाँ पे एक सीट लगा दिए हैं दोस्तों, जिसमें विटामिन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, सब कुछ पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। अगर इस सीट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे ना दोस्तों, क्वेश्चन मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन गलत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा कैल्सीफेरॉल। अब देखिएगा, एक तरफ विटामिन के नाम है, फिर उनके रासायनिक नाम दिए गए हैं, और लास्ट में दोस्तों कमी का प्रभाव यानी कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, ताकि ये टॉपिक आप लोगों का यहीं पे पूरी तरह से कंप्लीट हो सके। तो ध्यान देंगे, पहला पॉइंट क्या है, विटामिन ए। रासायनिक नाम क्या है इसका? रेटिनॉल होता है। कुछ भी करें आप लोग, टिक लगाएं कोई, या बार बार रट्टा मारें, कुछ भी करें, या बेटर होगा PDF लेके अंडरलाइन लगा के स्टडी करें। क्वेश्चंस को आप लोगों को याद रखने होंगे। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, इसकी कमी से रतौंधी होती है, सभी लोग जानते हैं। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है, इसकी कमी से वेरी वेरी होता है। विटामिन B2 की बात की जाए दोस्तों, तो इसका रासायनिक नाम रिबोफ्लेविन होता है, इसकी कमी से किलोसिस होता है। विटामिन B6 रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है। मोस्ट और सुपर पॉइंट रहेगा आपका, रक्त छींटता चर्म रोग होता है विटामिन 6 की कमी के कारण। आगे बढ़ते हम लोग। अगला हमारा क्या दोस्तों, विटामिन B12, मोस्ट इंपॉर्टेंट। विटामिन B12 इसका रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? साइनोकोबालामिन होता है, इसकी कमी से रक्त छींटता और तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ जिससे रोग होते हैं। नेक्स्ट विटामिन C, आप जानते हैं सुपर पॉइंट आपका रहता ही, रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, बार बार पूछा जाता है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन E का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है, इसकी कमी से जनन क्षमता की कमी। लास्ट विटामिन K रासायनिक नाम क्या होता है? फिलोक्विनोन होता है, इसकी कमी से चोट पर रक्त थक्का नर्व जमना। आप लोग जानते हैं, बार बार पूछा था, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, सुपर क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, तो विटामिन K है। PDF के बारे में दोस्तों ऑलरेडी बात हो चुकी है। बिहार SSC और बिहार पुलिस कांस्टेबल का हमारा कंबाइन है। RPF कांस्टेबल व ASI एग्जाम 2024, SSC CPO व ASI एग्जाम 2024 और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा अगला क्वेश्चन, मीनाक्षी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा मदुरई, तमिलनाडु में। एग्जैक्ट लोकेशन भी डाल दिया गया है। ये आपका भी दोस्तों ट्रेंडिंग टॉपिक, आप लोग जानते हैं, जो भारत के महत्वपूर्ण इमारतें मंदिर हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन, लिंगराज मंदिर, त्र्यंबकेश्वर मंदिर, कैलाश मंदिर, एलोरा मंदिर कहाँ पे स्थित है, लोकेशन से संबंधित क्वेश्चन ये डायरेक्टली बनते हैं, आपका फेवरेट टॉपिक है। तो इस सीट में दोस्तों पूरी तरह से सब कुछ कवर कर लिया गया है। अगर इस सीट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछे जाए ना आपके क्वेश्चन मिस होंगे और ना ही आप लोगों को तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या रखा गया है, मीनाक्षी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा मदुरई, तमिलनाडु में। अब देखिएगा, एक तरफ दिए गए हैं इमारतों मंदिर के नाम, और दूसरी तरफ दोस्तों स्थिति दी गई, यानी लोकेशन हमें बताने हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है, अजंता एवं एलोरा गुफा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछाता है दोस्तों। ये कहाँ पे स्थित है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। कहाँ पे? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है शांति निकेतन, जो कि बीरभूम, पश्चिम बंगाल में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। सांची का स्तूप आप लोग जानते हैं, बार बार पूछा ही जाता है, ये कहाँ पे स्थित है? तो रायसेन, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है दोस्तों
लिंगराज मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट कहाँ पे स्थित है? भुवनेश्वर ओडिशा में। कहाँ पे? भुवनेश्वर ओडिशा में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या है दोस्तों हमारा? लिंगराज सूर्य मंदिर। क्या है? सूर्य मंदिर, जो कि काला, जिसे हम लोग काला पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। कहाँ पे स्थित है? कोणार्क ओडिशा में। यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन डाल दिया गया दोस्तों, ताकि ऑप्शन में यही आए तो आपके क्वेश्चन मिस नहीं होने चाहिए, इसलिए मैं रिवीजन के बारे में बार बार बोलता रहता हूँ। अगला क्या है? दक्षिणेश्वर काली मंदिर, जो कि कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। सोमनाथ मंदिर आप लोग जानते हैं, बार बार पूछा ही जाता है, ये गुर सोमनाथ गुजरात में स्थित है। कैलाश मंदिर आपका एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। महाबलेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है दिलवाड़ा जैन मंदिर, जो कि माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। ब्रह्मा मंदिर आप लोग जानते हैं, नाम सुने ही है, पुष्कर राजस्थान में स्थित है। थोड़े और रह गए हैं, क्या क्या दोस्तों? सबसे पहले क्या हमारा? रामेश्वरम मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर आपका फेवरेट है ही, जो क्वेश्चन था हमारा, ये मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर बार बार आप लोग जानते हैं, तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? क्वेश्चन फेवरेट है, आप लोगों को कमेंट करके बताने हैं। मैं बार बार बता भी चुका हूं और सब कुछ आपके पीडीएफ में भी मेंशन किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको आंसर देने हैं इसके। नटराज मंदिर कहाँ पे स्थित है? चिदम्बरम तमिलनाडु में। वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है? तिरुपति आंध्र प्रदेश में। वैष्णो देवी मंदिर आप लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर में है। खजुराहो मंदिर आपका दोस्तों छतरपुर मध्य प्रदेश में है। पूरी तरह से इस सीट को आप लोग रिवाइज रखेंगे। सब्सक्राइब करें आप हमारी स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोज़ के लिए। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 108 में। कहाँ से क्वेश्चन आया? पॉलिटी से, आर्टिकल से विशेष कर करें तो हम लोग क्या करेंगे? मोस्ट जो आर्टिकल से क्वेश्चन करते हैं हमारे पॉलिटी के, इनके अलावा जो और दोस्तों वनडे एग्जाम के फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे पूरी तरह से कवर किया गया है। एक ये क्वेश्चन सुपर लगाया गया दोस्तों, पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट होकर आप लोग सॉल्व करेंगे। और जितने लोग पीडीएफ ले चुके हैं दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा जितने लोग पीडीएफ का दोस्तों प्रिंट आउट भी निकलवा चुके हैं, आप इनको अंडरलाइन लगा के स्टडी करें, पुनः एक बार रिवाइज करें। सारे सुपर क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 108 में। चलिए पहले पॉइंट की ओर, क्या है? किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो अनुच्छेद 75 है। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, महान्यायाधीश कभी नहीं भूलेंगे आप लोग, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी। क्वेश्चन क्या है? की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो अनुच्छेद 123 है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? तो अनुच्छेद 280 है। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रखेंगे। 280 आपका फेवरेट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। अगला क्या है आपका? क्वेश्चन है हमारा, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 368 है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का वर्णन है? तो अनुच्छेद 51 का है। अगला है, वित्तीय आपात की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 360 है। वह संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 है। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? संविधान में वर्णित समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई? तो ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट, संविधान में वर्णित संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई? तो ब्रिटेन से। सारे सुपर एक साथ लगा दिए हैं, 3 क्वेश्चन ये सुपर है आपका दोस्तों। अगला क्या है? संविधान में वर्णित मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। अगला है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई? करेक्ट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा? 4 क्वेश्चन एक साथ देखेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। चारों क्वेश्चन एक साथ सेट कर दिया गया है। फेवरेट क्वेश्चन है आपके। पहला क्या है? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया? तो 1956 में। अगला है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? 1953 में। नेक्स्ट, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। वह राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर होगा फजल अली। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके क्या है दोस्तों? देखेंगे आप लोग, किस संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 73वां संशोधन था, जो कि 1992 में किया गया था। सुपर क्वेश्चन है। नेक्स्ट, संविधान के किस संशोधन द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो 56वां संशोधन था, जो कि 1987 में किया गया था। अगला, किस संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई? तो 52वां संशोधन था, जो कि 1985 में किया गया था। वह अनुसूचित जात तथा जनजात आयोग के गठन का दोस्तों का गठन किस संशोधन द्वारा हुआ? तो 65वां संशोधन था, जो कि 1990 में किया गया था। चारों दोस्तों संविधान संशोधन से यहाँ क्वेश्चन उठाए गए, चारों फेवरेट है। ऐसे क्वेश्चन है आपको हर इंडिया एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर लगा हो दोस्तों, इसी पे आपको दोस्तों इसी पे आप बात भी कर सकते हैं, जानकारी के लिए भी, इसी पर पेमेंट भी कर सकते हैं। यही हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसी पर पीडीएफ भी दिया जाता है। सब कुछ एक जगह ही हमारे द्वारा दिया जा रहा है।
चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? करेक्ट आंसर होगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन कहाँ से आओ? जनगणना से आओ। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जनगणना से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बनते हैं आपके सभी वनडे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग एक साथ कवर करेंगे। एक सीट लगा दिया दोस्तों, इस सीट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों ना आपसे गलत होंगे और ना ही आप लोगों को तुक्का लगाना पड़ेगा। हाल ही में जीडी हुआ दोस्तों, इस सीट से हमारे भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? करेक्ट आंसर होगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब चलिए पॉइंट की ओर चलते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। ये टू जेड बात कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में की गई थी। यानी पहली जो जनगणना हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, वो नियमित नहीं थी, नियमित हुई थी दोस्तों 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। अगला पॉइंट है हमारा, जनगणना संघ सूची का विषय, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 246 में है। नेक्स्ट पॉइंट, 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। अगला पॉइंट है हमारा, 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त कौन थे? तो डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। अगला पॉइंट, 2011 की जनगणना का आदर्श हुआ कि तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, पूरी तरह से आप लोग अपडेट रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितने जिले हैं? तो 640 जिले। कितने? 640 जिले। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों हमारा, ध्यान देंगे आप लोग। कुछ पॉइंट है हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला तो थाने है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। और इसी के साथ देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो दिबांग वैली है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। सबसे ज़्यादा और सबसे कम क्वेश्चन को एक साथ सेट किया जाता है दोस्तों, ताकि याद रखने में आप लोगों को कठिनाई ना हो। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से दोस्तों मेंशन किया हो, जो कि आप अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य तो बिहार है, और जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात तो 943 है, यानी कि 1000 दोस्तों पुरुषों पे महिलाओं की संख्या कितनी है? 943 है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर तो 74.04% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर की बात की जाए तो 82.14% और महिला साक्षरता दर की बात की जाए तो 65.46% है। आगे बढ़ेंगे। क्या पॉइंट है दोस्तों हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे साक्षर राज्य वो केरल है, सभी लोग जानते हैं। वह जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम साक्षर राज्य वो बिहार है। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रखेंगे। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे साक्षर केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप है। वहाँ जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दादरा और नगर हवेली है। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रखेंगे। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य तो केरल है, और जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य वो हरियाणा है। दोनों क्वेश्चन एक साथ सेट कर दिए हैं, आप लोग रिवाइज जरूर करेंगे, इसलिए मैं पीडीएफ के बारे में बार बार बोलता रहता हूँ। अगला पॉइंट देखिएगा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला वो सिक्किम है, और जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला वो उत्तर प्रदेश है। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रखेंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है, छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? करेक्ट आंसर होगा 1980 से लेकर 1985 तक। क्वेश्चन कहाँ से आ गया है? पंचवर्षीय योजना से आया हुआ है दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले छठी पंचवर्षीय योजना के विशेषकर स्टॉप फैक्ट को देखेंगे। पुनः हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर 12वीं पंचवर्षीय योजना से जितने क्वेश्चन बनते हैं, जितने फैक्ट बनते हैं, आपके सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, सबको हम लोग एक साथ कवर करेंगे। ध्यान देंगे आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन रखा गया, छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? करेक्ट आंसर होगा 1980 से लेकर 1985। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा हम लोग दोस्तों, छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1980 से 1985 तक थी। इसने मूल्य नियंत्रण को समाप्त करके आर्थिक उदारीकरण को की शुरुआत को रेखांकित किया। आपका फेवरेट टॉपिक है, पॉइंट है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। हमारे एक सेंटेंस में दोस्तों आप जानते हैं कई क्वेश्चन निकलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया। ये भी आप लोग पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शिवरमन समिति की सिफारिश पर 1982 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना की गई थी। ये आपका सुपर पॉइंट रहेगा। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। इसका मुख्यालय मुंबई में है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे।
इसका पूरा नाम है NABRD यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, फुल फॉर्म में ध्यान रखेंगे। हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुई थी छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। सब कुछ पूरी तरह से दोस्तों आप लोग कवर रखेंगे। अब चलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर 12वीं पंचवर्षीय योजना को दोस्तों हम लोग एक साथ कवर करेंगे। यहाँ पे 2 बार दोस्तों प्रिंट हो गया है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना से। नोट देखिएगा, भारत की पंचवर्षीय योजनाएं शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि की बात करेंगे तो 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956। जितने फैक्ट बन सकते हैं, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आते हैं, सबको पूरी तरह से कवर किया गया है। बहुत ज़्यादा फैक्ट नहीं दोस्तों, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उनको हम लोग मिस नहीं कर सकते। चलिए थोड़ा सा जल्दबाजी में इसको हम लोग कवर करेंगे ताकि सारी चीज़ें दिमाग में बैठ जाएँ। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956। मॉडल की बात की जाए तो हेराडोमर मॉडल। मुख्य उद्देश्य था कृषि विकास। नोट देखेंगे, इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं लगाई गई, जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना और ब्यास परियोजना। ये क्वेश्चन पलट के भी पूछा जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, ब्यास परियोजना लगाई गई, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना देखेंगे। समयावधि की बात की जाए तो 1 अप्रैल 1956 से लेकर 31 मार्च 1961। मॉडल पीसी महाल नोबिस मॉडल। उद्देश्य था औद्योगिक विकास। नोट देखेंगे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान अनेक महत्वपूर्ण वृहद उद्योग जैसे राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर क्रमशः लगा हुआ दोस्तों जर्मनी, रूस और ब्रिटेन के सहयोग से लगाए गए थे। यानी राउरकेला स्टील प्लांट जर्मनी के सहयोग से, उसके बाद में भिलाई स्टील प्लांट रूस के सहयोग से और दुर्गापुर स्टील प्लांट ब्रिटेन के सहयोग से लगाए गए थे। ये भी क्वेश्चन बार बार बनता है। अगला पॉइंट देखिएगा यहाँ से, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना गया। इसको भी आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। चलिए तृतीय पंचवर्षीय योजना की ओर चलते हैं। फेवरेट क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम के लिए निकलते हैं। देखिएगा, उद्देश्य क्या था? आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योग का विकास। आप पॉइंट देखेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रही। पहला क्वेश्चन यही बन जाता है, हाईलाइटेड है, इसलिए इसे एक असफल योजना माना जाता है। जिसके मुख्य कारण क्या थे? तो भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 तथा भूतपूर्व सूखा 1966। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता के बाद सरकार को योजना अवकाश 1966 से 67, 67 से 68 और 68 से 69 की घोषणा करनी पड़ी। और इस अवधि में दोस्तों 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से देखिएगा, हरित क्रांति की शुरुआत तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना से दोस्तों इतने सेंटेंस से हमारे 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सुपर निकलते हैं, इसलिए मैं रिवाइज और PDF के बारे में बोलता रहता हूँ। आगे चलिएगा, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना देखेंगे हम लोग। दोस्तों मॉडल की बात की जाए तो डॉक्टर R गाडगिल मॉडल पर यह आधारित थी। पूरी DR गाडगिल मॉडल पर यह बार बार पूछा था, ध्यान रखेंगे। चौथी पंचवर्षीय योजना मॉडल DR गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। मुख्य उद्देश्य था स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता एवं कृषि तथा सिंचाई पर महत्व। अब 3 क्वेश्चन यहाँ से फेवरेट बनता है। पहला है, किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? चौथी पंचवर्षीय योजना थी। किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो भी चौथी पंचवर्षीय योजना थी। और किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना की गई? तो भी चौथी पंचवर्षीय योजना ही थी। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रखेंगे। चलिए 5वीं पंचवर्षीय योजना की ओर। मुख्य उद्देश्य था इसका गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल। अब 3 क्वेश्चन देखिएगा। पहला है, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना है। ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग जानते हैं, वनडे एग्जाम में लाखों बार पूछा गया होगा। नेक्स्ट, कौन सी पंचवर्षीय योजना जो केवल 4 वर्ष ही चली थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। और किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई? तो भी 5वीं पंचवर्षीय योजना ही थी। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं छठी पंचवर्षीय योजना से। ज़्यादा चीज़ें हम लोग पहले कलेक्ट कर चुके हैं क्वेश्चन के दौरान। 2 एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ से देख लीजिएगा। दोस्तों समयावधि की बात की जाए तो 1980 से 85। मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। 2 क्वेश्चन देखिएगा। किस पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ रोलिंग प्लान को समाप्त करके की गई? तो छठी पंचवर्षीय योजना थी। और किस पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू हुआ? तो भी छठी पंचवर्षीय योजना ही थी। 7वीं देखिएगा, समयावधि थी 1985 से 1990। मुख्य उद्देश्य था रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास। केवल एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, कौन सी पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में हुई? तो भी दोस्तों 7वीं पंचवर्षीय योजना ही थी। ध्यान रखेंगे आप लोग। 8वीं देखते हैं हम लोग। दोस्तों 8वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि की बात की जाए तो 1992 से 97। मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, किस पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो कि 1993 में शुरू की गई थी दोस्तों, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना ही थी। नेक्स्ट है 9वीं पंचवर्षीय योजना। समयावधि थी 1997 से 2002। मुख्य उद्देश्य था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। 10वीं देखिएगा दोस्तों, समयावधि 2002 से 2007। मुख्य उद्देश्य था गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना एवं अगले 10 वर्ष को प्रति व्यक्ति आय को दोगुनी करना। यह क्वेश्चन बार बार पूछा आता है। 11वीं और 12वीं देखेंगे हम लोग।
ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 11वीं पंचवर्षीय योजना की समाधि की बात की जाए 2007 से 2012 मुख्य उद्देश्य था तीव्रतम एवं समावेशी विकास। अभी एक पॉइंट देखिएगा दोस्तों, किस पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया जो कि वर्ष 2010 में लागू हुआ? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। 12वीं देखेंगे, समाधि थी 2012 से 17 मुख्य उद्देश्य था तीव्रतम समावेशी और सतत विकास। इसके बाद आप लोग जानते हैं दोस्तों, नीति आयोग की स्थापना हो गई 1 जनवरी 2015 को, जिसके प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद परगढ़िया और प्रथम सीईओ कौन थे दोस्तों? अमिताभ कांत। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी हैं। और दोस्तों सीईओ कौन है? डॉक्टर BVR सुब्रमण्यम है। नीति का फुल फॉर्म ध्यान रखें, NITI यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। प्रेजेंट में जो प्रधानमंत्री होते हैं वही इनके अध्यक्ष माने जाते हैं। अब एक नोट देख लीजिए यहाँ पे दोस्तों, योजना आयोग की स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा 15 मार्च 1950 को गठित किया गया। योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था ये नहीं था, सभी लोग जानते हैं। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। PDF के लिए दोस्तों व्हाट्सएप नंबर हमारा ये लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या है हमारा क्वेश्चन रखा गया दोस्तों, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो वातावरण में ध्वनि। फेवरेट क्वेश्चन है आपका, कहाँ से आओ? जनरल साइंस से आओ। तो हम लोग क्या करेंगे, जनरल साइंस के मोस्ट नंबर प्रश्नों को दोस्तों एक साथ हम कलेक्ट किए हैं, इनको यहाँ पे हम लोग दोस्तों पूरी तरह से कवर करेंगे, ध्यान देंगे आप लोग। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्या है हमारा क्वेश्चन, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो कैलोरी में। नेक्स्ट है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा गैलीलियो ने। नेक्स्ट, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? कैल्विनाइजेशन कहा जाता है। अगला है, परमाणु बम का सिद्धांत किस प्रक्रिया पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पर। आगे बढ़ेंगे, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने। तीनों एक साथ दे देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरेल ने। फेवरेट क्वेश्चन है आपका। आगे बढ़ते हम लोग, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा कैल्शियम हाइड्रॉक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट है, कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का। नेक्स्ट है, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है या प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम है, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख से। नेक्स्ट, पेसमेकर का संबंध किससे? हृदय से है। नेक्स्ट, पेसमेकर का कार्य क्या है? दिल की धड़कन प्रारंभ करना। अगला है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? तो किडनी में होता है। कहाँ पे? किडनी में, आप लोग जानते होंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन क्या दोस्तों, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहा जाता है। नेक्स्ट, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? एमिनो अम्ल में। नेक्स्ट, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत के द्वारा। वहाँ शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। आगे बढ़ेंगे, लाल रक्त कणिका यानी कि RBC रेड ब्लड सेल्स कहाँ उत्पन्न होते हैं? अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि है। अगला, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? कैल्शियम की कमी से। और पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आयरन की। किसकी? आयरन की। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।